गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अस्थमा सीरीज का सबसे आखिरी वाला वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि स्टेटस अस्थमेटिकस या फिर एक्यूट सीवियर अस्थमा का जो अटैक होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो एक्यूट अस्थमा मतलब जब पेशेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है एक्यूट अस्थमा के अटैक के साथ में, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सांस लेने में, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन फ्लक्चुएट हो रहा है और अभी आपको इसको असेस करना है कि इसका ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे करना है, आईसीयू में भेजना है, या फिर क्या इसमें कुछ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स जल्दी नहीं देगा। तो इसके लिए एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है कैजुअल्टी में बोलो या आपकी ओपीडी में, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, बहुत से पेशेंट में जो रिस्पॉन्स है वो वेरिएबल रहता है। मतलब कभी कभी कोई पेशेंट आता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होता है, आप उसको 2 बार 4 बार नेबुलाइज कर दो, वो एकदम से इम्प्रूव हो जाता है। अब कौन सा पेशेंट इम्प्रूव होगा और कौन सा नहीं होगा वो पहले से बताना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ क्लूज होते हैं, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे वो हम समझेंगे, लेकिन बहुत से पेशेंट में बहुत ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मिलता है नेबुलाइजेशन को, और जैसे ही पेशेंट नेबुलाइजेशन 2-4 बार ले ले और इम्प्रूव हो जाए तो फिर वो पेशेंट को आप अच्छे से ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको ऐसे सेंटर में भेज दिया जाए जहाँ पे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। तो कब भेजना है, क्या भेजना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म आता है स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस मीन्स अस्थमा का ऐसा स्टेज जिसमें रूटीन सारे मेडिसिन देने के बाद, रूटीन इनिशियल स्टेप देने के बावजूद बच्चा इंप्रूव नहीं हो रहा या पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा। ऐसे कंडीशन में हम उसको स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं। ये एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, अस्थमा के पेशेंट को इनिशियली मैनेज अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पेशेंट वेंटिलेट हो गया अस्थमा का तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ऐसे वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस टू वेंटिलेट करके कहा जाता है। इसलिए बहुत से यूनिट में आपने देखा होगा कि जैसे आप बोलते हैं कि सर इसको अस्थमा का पेशेंट, इसको इंटुबेट करना पड़ेगा, तो सीनियर भी आ जाते हैं कि नहीं बाबा तू रुक, पहले मुझे एक बार दिखा दे, देखने दे क्या है। क्योंकि अस्थमा का पेशेंट एक बार इंटुबेट हो गया तो उसको वेंटिलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप पेरीफेरी में भी बैठे हैं और इनिशियल आपको मैनेजमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले एक ये होता है कि पेशेंट अपने पास आया तो ये सीवियर अस्थमा है या नहीं है। दूसरा, क्या इसका रिस्पॉन्स न आने के चांसेस है क्या, कुछ रिस्क फैक्टर्स है क्या, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग में। अब लाइफ थ्रेटनिंग कब रहेगा, अगर समझो पेशेंट बहुत ज़्यादा डल है या फिर उसको साइनोसिस हो रहा है, उसका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी ऊपर नहीं आ रहा है, और समझो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट अभी थक गया है, ऑस्कल्टेट कर रहा है और वो चेस्ट में कुछ भी साउंड सुना ही नहीं दे रहा है, ये सारे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस इसके हो सकते हैं। इसको तुरंत आईसीयू में लेके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अदरवाइज इसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो चार्ट है मैंने आईपी के गाइडलाइन से लिया है, इसको अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक्सासर्बेशन ऑफ सीवियर एक्यूट अस्थमा को जो है उनको सीवियरिटी वाइज क्लासीफाई किया है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। तो हम देख रहे हैं कि माइल्ड अस्थमा का अटैक है तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहेगा, है ना, बच्चा अलर्ट रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा डिस्निया के साइंस नहीं रहेंगे। एक पल्सस पैराडॉक्सस इन्होंने बोला गया। अब पल्सस पैराडॉक्सस क्या है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो इंस्पिरेटरी के टाइम पे बीपी ड्रॉप हो सकता है, और वो कितना ड्रॉप होगा वो अस्थमा के अटैक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर समझो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्राथोरेसिक प्रेशर और बढ़ जाता है, और जो वेनस रिटर्न है वो हार्ट की तरफ कम हो जाता है, जिसके कारण से जो इंस्पिरेटरी के टाइम पे बीपी फॉल हो सकता है, सिस्टोलिक बीपी। तो बच्चे को या फिर अडल्ट को आप कफ लगा देते हो, उसका सिस्टोलिक बीपी लेते हो, और उसको जब इंस्पिरेशन ले रहा है उस टाइम पे उसका बीपी कितना डिप हो रहा है वो हम देखते हैं। अब बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, पर ये एक पैरामीटर है, इसको हमको याद रखना है। तो जो पल्सस पैराडॉक्सस है वो हम देखेंगे कि लेस देन 10 है। किसी दिन पल्स को डिटेल में लेंगे, उस टाइम पे समझेंगे। तो एक पल्सस पैराडॉक्सस माइल्ड में लेस देन 10 रहेगा। एक्सेसरी मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, माइल्ड रिट्रैक्शंस रह सकते हैं, कलर अच्छा रहेगा,
ऑस्कल्टेशन में एक्सपिरेटरी व्हीज सिर्फ रहेगा, सिर्फ एक्सपिरेशन के टाइम पे व्हीज सुनाई देगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ज़्यादा रहेगा। PCO2 अगर आप ABG कराते हैं तो लेस देन 35 रहेगा। और पीक एक्सप्लायरेटरी फ्लो रेट जो हमने समझा था अस्थमा के असेसमेंट के टाइम पे, तो 70 to 90% ऑफ प्रिडिक्टेड और पर्सनल बेस्ट में रहेगा। मॉडरेट में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट बड़ा रहेगा, बच्चा टैकेपनिक रहेगा वो, लेकिन अलर्टनेस नॉर्मल रहेगा। और माइल्ड में वो पूरा सेंटेंस बोल पाता था, तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्शियल सेंटेंस में बात करेगा। पल्सस पैराडॉक्सस जो माइल्ड में लेस देन 10 था, अभी 10 to 20 के बीच में आ जाएगा। देन मॉडरेट इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस रहेंगे, बाकी स्टर्नल रिट्रैक्शंस रहेंगे। स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड प्रोमिनेंट रहेगी, कलर उसका पेल रह सकता है। और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों टाइम पे व्हीज मिलेगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 90 to 95 के बीच में रहेगा। और PCO2 35 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 40 से नीचे रहेगा। और 50 to 70% ऑफ प्रिडिक्टेबल उसका पर्सनल बेस्ट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट रहेगा। अब सीवियर अस्थमा मतलब उसमें रेस्पिरेटरी रेट भी बड़ा है, उसका अलर्टनेस डिक्रीज हो जाएगा। स्पीक्स इन सिंगल वर्ड बोला है उन्होंने या शॉर्ट फ्रेजेस में, जैसा मैंने समझाया था असेसमेंट में। और पल्सस पैराडॉक्सस में उसका हम इंस्पिरेशन के टाइम पे BP उसका 20 से 40 से गिरेगा। सीवियर इंटरकोस्टल स्टर्नल रिट्रैक्शंस रहेंगे उसको, और नेजल फ्लेयरिंग रहेगा। कलर में उसमें ये केस में साइनोसिस रह सकता है ना। और ब्रीदिंग साउंड बिकम इनऑडिबल, आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करोगे तो चेस्ट में कुछ सुनाई नहीं देता। अब ये स्टेज में हमको समझना जरूरी है कि बहुत बार लोग समझते इस टाइम पे कि चेस्ट ठीक है। चेस्ट ठीक नहीं है, आपको क्लिनिकल कोरिलेशन करना है। अगर क्लिनिकली बच्चे को तकलीफ है, पेशेंट को तकलीफ है और आपको ऑस्कल्टेशन सुनाई नहीं दे रहा, अस्थमा की हिस्ट्री है, तो अलर्ट हो जाओ, ये साइलेंट चेस्ट रह सकता है। में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90 रहेगा। PCO2 अभी 40 के ऊपर जाने लगा अगर आप ABG करते हो तो। और पीक एक्सप्लाइटरी फ्लो रेट जो 50 के नीचे प्रिडिक्टेड और पर्सनल बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आप उसको अलग अलग सीवियरिटी के माइल्ड मॉडरेट सीवियर में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हिस्ट्री इंडिकेटिंग रिस्क ऑफ पुअर रिस्पॉन्स क्या रहेगा। अब जब इसकी आप हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा कि पहले भी ICU में एडमिट हो चुका है, या फिर आप उसके पेपर्स देखोगे तो बच्चा ऑलरेडी हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लिया था, तो या फिर स्टीरॉयड इनहेल कॉर्टिकोस्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा डोज चल रहा है, या फिर स्टीरॉयड अभी अभी बंद किया है, इस टाइप का रहेगा। अब तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब क्रोनिक कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स का यूज़ है ओरल या फिर हाई डोज इनहेलेशन, तो उसका जो कॉर्टिकोपिट्यूटरी एक्सिस है वो डिप्रेस रह सकता है। तो ऐसे पेशेंट को स्टीरॉयड तुरंत देना है। अगर ऐसा हिस्ट्री आता है तो आपको कैजुअलिटी में ही बच्चे को स्टीरॉयड दे देना है। अगर आप OPD में बैठे हैं और ऐसा कोई हिस्ट्री मिलता है तो तुरंत प्रेडनिसोलोन दे देना है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो उसका कॉर्टिकोपेड्यूटरी जो एक्सिस डिप्रेस्ड है, उसके कारण से जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स में जो स्टीरॉयड सिक्रेट होने चाहिए बॉडी में, वो सिक्रेट नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको तुरंत उसको बाहर से स्टीरॉयड देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप पेशेंट को इनिशियली असेस कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन लगाओ, नेबुलाइजेशन लगाओ, स्टीरॉयड लगाओ और उसको तुरंत रेफर कर दो अगर सीवियरिटी के केस में है तो। ये चीज़ें हमको समझनी है। तो ये हिस्ट्री हमको बताएगा कि, और प्रीवियस अगर हिस्ट्री है कि पहले भी भाई इसको ICU एडमिशन लग चुका है, पहले भी इसको एक बार तकलीफ हुई है और बहुत ज़्यादा सीवियर हुई है, उस टाइम पे भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो इंडिकेट करता है कि इस बार भी शायद उसको जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब ये इनिशियल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे पेशेंट आपके पास OPD में आता है या फिर कैजुअलिटी में आता है, तो ये फर्स्ट पहले घंटे का ट्रीटमेंट हमको समझना है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन लगा दो। हमको सैचुरेशन 92 के ऊपर टारगेट करना है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, शरीर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से बाद में ट्रीटमेंट करना और मुश्किल हो जाता है। तो हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के ऊपर मेंटेन करना है। उसके बाद में हमको बीटा-2 अगोनिस्ट दिया था, जो हमने समझे थे, बहुत सारे बीटा-2 अगोनिस्ट जो समझे थे, उसमें सैल्बुटामॉल नेबुलाइजेशन हर जगह अवेलेबल होता है। उसका डोज 0.1 to 0.15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से आप उसको शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आधे घंटे में दो, है ना, पहले 3 से 4 नेबुलाइजेशन आधे घंटे में दो, देखो उसका असेसमेंट कैसा आता है। और इसके लिए आप नेबुलाइजर यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऑक्सीजन का लेवल इतना कम रहता कि आप नेबुलाइजर लगाने जाओ तो सैचुरेशन ड्रॉप होता है। तो हमने जैसा पिछले एपिसोड में समझा था, अगर आप नेबुलाइजेशन का किट दे रहे हैं तो 7 के पोर्ट से आप उसमें ऑक्सीजन डाल सकते हैं,
या फिर डायरेक्टली ऑक्सीजन को आप नेबुलाइजर को कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो नेबुलाइजर की ट्यूब आप कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ उसकी जगह पे आप ऑक्सीजन लगा दो और पेशेंट को नेबुलाइज करो, जिसके कारण से ऑक्सीजन से पेशेंट को नेबुलाइजेशन मिलेगा। ये तभी करना है जब पेशेंट को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, रूटीनली उसको यूज़ करना नहीं है। बहुत से इसमें हमने बोर्ड देखा है कि ऑक्सीजन के साथ में नेबुलाइजेशन करके मिलेगा, उसका कोई रूल नहीं है। अगर पेशेंट को ज़रूरत है ऑक्सीजन की तभी ऑक्सीजन के साथ नेबुलाइजेशन दीजिए। दूसरा, बहुत बार बहुत सी बार जगह पे देखते हैं कि नेबुलाइजेशन को बहुत समय लग रहा है, उसकी जगह पे आप उसको एमडीआई विथ स्पेसर दे सकते हैं। अब एमडीआई विथ स्पेसर बहुत बार बोलते हैं कि सर हमारे पास स्पेसर नहीं है, तो जो बॉटल रहती है रूटीन, जो एक आधा लीटर की बॉटल आती है हमारी प्लास्टिक की, उसको पीछे में काट के उसके अंदर आप जो एमडीआई है उसको डाल के आप उसको स्पेसर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, 1 मिनट में काम हो जाएगा, नेबुलाइजर आपको कंटिन्यूस देना था। दूसरा, कॉस्ट बहुत कम है, पेरीफेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप एम्बुलेंस से जा रहे हैं तो एम्बुलेंस में ही उसको 2-2 पफ हर 15-15 मिनट में दे सकते हैं उसको, जब तक कि आप हायर सेंटर में पहुँचे आप इसको एम्बुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमने समझा था कि अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो एम्बुलेंस में भी आप ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन के साथ में पेशेंट को भेज सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ता। और एमडीआई स्पेसर के लिए आपको मास्क होना ज़रूरी है, तभी सीवियर केसेस में आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। बाद में बहुत से केसेस में पहले एपिनेफ्रिन भी हम यूज़ करते थे, तो उसका डोज है 0.01 mg पर kg सबक्यूटेनियस। अब इससे बहुत बार टकीकार्डिया हो जाता है, और जब आपको इनिशियल इसमें रिस्पॉन्स ना मिले, आपको हायर सेंटर में पहुंचने को समय है, उसी टाइम पे आपने एपिनेफ्रिन या टर्बुटेलिन को यूज़ करना चाहिए। एपिनेफ्रिन का डोज है 0.01 mg पर kg सबक्यूटेनियस एवरी हाफ आवर 3 डोजेस, और टर्बुटेलिन का है 0.005 mg पर kg सबक्यूटेनियस 6 साल। ये कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है, तो अनलेस आप इससे पहले से रेडी है इसको कैसे कैलकुलेट करने का, ये समय पे काम नहीं करता। तो बाय द टाइम आप साल्बुटामॉल नेबुलाइजेशन दे रहे हैं, एमडीआई विथ स्पेसर दे रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपने ये डोज कैलकुलेट कर लेना चाहिए। देन एंटीकोलिनर्जिक में इम्प्राट्रोपियम ब्रोमाइड आई। अब ये एक चेंज नया है। ये इनिशियली हमने समझा था कि साल्बुटामॉल ही देते, लेकिन जब जो रिसेंट गाइडलाइंस आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्यूट सीवियर अस्थमा का अटैक है तो अपने साल्बुटामॉल के साथ में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन दे देना चाहिए, जो हम डिओलिन करके आता है। तो अगर एक्यूट सीवियर अस्थमा में पेशेंट आया तो आप स्टार्टिंग से उसको लिवोलिन की जगह डिओलिन दे सकते हैं ना, मतलब जिसमें एंटीकोलिनर्जिक और बीटा 2 अगोनिस्ट है उसको स्टार्टिंग से आप यूज़ कीजिए। ये नया चेंज है, और कैजुअलिटी में अभी हमने गाइडलाइंस चेंज कर दी कि अगर एक्यूट अस्थमा के अटैक में कोई पेशेंट आता है तो उसको आप दोनों का कॉम्बिनेशन ही स्टार्टिंग से शुरू करो। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब यूज़ करना है, जैसे पता है कि बहुत एक्यूट सीवियर अस्थमा का अटैक है, प्रीवियसली बच्चा ओरल स्टेरॉइड पे था, या फिर हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में था, या फिर प्रीवियस उसको हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू के एडमिशंस की हिस्ट्री है, तो ऐसे कंडीशन में आपने एज सुन एज पॉसिबल उन्होंने बोला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देना। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या दे सकते हैं, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं तो ओरल प्रेडनिसोलोन 1 to 2 mg पर kg के हिसाब से ओरली दे सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो मिथिल प्रेडनिसोलोन 4 mg पर kg IM दे सकते हैं, या फिर हाइड्रोकॉर्ड हम दे सकते हैं 10 to 20 mg पर kg पर डे इन 4 डिवाइडेड डोजेस। तो ये रेफर करने के पहले पेशेंट को ये स्टेरॉइड देके भेजना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर निमोनिया निकला तो, एक डोज ऑफ स्टेरॉइड से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पेशेंट को रेफर कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बैड है और आगे इवेल्युएशन करना पड़ेगा, तो आप उसका एक्सरे होने तक के, उसका सीबीसी आने तक के, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स आने तक के आपको इसका एक डोज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मिथिल प्रेडनिसोलोन का डोज बहुत ही कम है, ये हमको ध्यान रखना है ना। ये इम्यून सप्रेशन वाला डोज नहीं है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज है, ये अलग चीज़ है, वो हमने डिस्कस किया था कॉर्टिकोस्टेरॉइड के चैप्टर में। तो बाय द टाइम ये 1 घंटे का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बच्चे को कैनोला लगा के, अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो उसको आईवी फ्लूइड शुरू कर सकते हैं। उसका सैंपल भेज देना है। सैंपल में हम क्या क्या देखेंगे, सैंपल में हम देखेंगे कि सीबीसी भेज देंगे कि कहीं कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि पहली बार ही पेशेंट आया और पहली बार में एक्यूट सीवियर अस्थमा में आया है तो कई बाबू फॉरेन बॉडी तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, इसलिए उसका एक एक्सरे कर लेंगे। वो अगर क्रोनिकली नेबुलाइजेशन पे है या उसको स्टीरॉइड छुड़ रहे तो कोई पोटेशियम का लेवल तो उसको ड्रॉप नहीं हुआ, ये हमको समझना है। ये सारा ट्रीटमेंट आपने 1 घंटे के लिए कर लिया। अब 1 घंटे के एंड पे आपको फिर से पेशेंट को असेस करना है। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, या फिर थोड़ा सा ही रिस्पॉन्स आया, पूरा बहुत इम्प्रूव नहीं हुआ। तीसरा,
कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ, है ना। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो उसको 2-4 घंटे के लिए वहीं पे ऑब्जर्व करो, उसको अच्छे से सिखा दो नेबुलाइजेशन कैसे देना है, स्टीरॉयड कैसे देना है। अगर ओपीडी में देख रहे सवेरे देखा तो उसको बोलो शाम को आके एक बार दिखा दो, या फिर रात को दिखाए तो उसको बोलो कि सवेरे आके एक बार दिखा दो। फॉलो अप इंश्योर करो। उसको ब्रोंकोडायलेटर जो हमने समझा था कि बीटा 2 अगोनिस्ट या फिर लॉन्ग एक्टिंग वो अगर बच्चा उस पर है तो उसको प्लस स्टीरॉयड 7 दिन के लिए देना है। 7 दिन के बाद बंद नहीं करना है। 7 दिन के बाद आपको असेस करना है कि कितना ड्यूरेशन उसको देने की ज़रूरत है। और इसमें हमने देखा था कि जो पीक एक्सप्लेटरी फ्लो रेट है जो पेशेंट का पर्सनल बेस्ट था वो मोर देन 70% है। अगर पार्शियल रिस्पॉन्स कब बोलेंगे, जो पीक एक्सप्लेटरी फ्लो रेट 40 to 70% के बीच में है। तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट हमने अभी तक के दिया उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या हमने देखा था, ऑक्सीजन, बीटा 2 अगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जी। स्टीरॉयड अभी तक के नहीं दिया है तो स्टीरॉयड ऐड करो, लोड करो, या तो मेंटेनेंस में दो। मेंटेनेंस में प्रेडनिसोलोन का डोज है 0.5 mg पर kg और हाइड्रोकॉर्ड का है 2.5 to 5 mg पर kg। उसको आप 6 अर्ली 8 अर्ली के हिसाब से दो। आईवी फ्लूइड अगर नहीं लगाया तो आईवी फ्लूइड अभी लगा दो। अब आईवी फ्लूइड सब पेशेंट को लगाना है क्या? नहीं। उसमें हमको एक चीज समझनी है कि अगर पार्शियल रिस्पॉन्स है तो आपको असेस करना है कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में तो नहीं जा रहा, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट में कभी कभी SIADH होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या बला है, ये हमने हाइपोनेट्रीमिया में डिटेल में समझा है। तो ऐसी एक एंटिटी रहती है जिसमें पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जाता है, सोडियम का लेवल कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में आईवी फ्लूइड नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा डिक्टम नहीं है कि अस्थमा का पेशेंट आया तो आईवी फ्लूइड देना ही है, वो आपको असेस करना है। लेकिन अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो बहुत बार जो म्यूकस प्लग है वो काफ़ी थिक हो जाता है, जिसके कारण से चेस्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम होता है और पेशेंट इंप्रूव नहीं होता। तो अगर डिहाइड्रेशन में है तो आपको आईवी फ्लूइड देना है। बाय द टाइम 1 घंटे के अंदर आपके लैब्स आ जाएंगे। अगर आपका पोटेशियम लेवल कम दिख रहा है या पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो ऐसे कंडीशन में आपको करेक्शन देना है उसको, क्योंकि बहुत बार जब तक कि आप ये 2 चीज़ों को करेक्ट नहीं करोगे आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और जो पुअर रिस्पॉन्स का जो कारण है उसका एक कारण ये हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो आपकी ब्रोंकोडायलेटर्स और बाकी सारी चीज़ें काम ही नहीं करती, इवन आपके स्टीरॉइड्स काम नहीं करते, तो इनको करेक्शन करना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ 1 आवर आपने ये सारी चीज़ें की, पार्शियल रिस्पॉन्स था, फिर आपने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की, फिर 1 घंटा और हो गया, मतलब पेशेंट आया तब से 2 घंटे हो गए। अगर उसमें इंप्रूवमेंट आ गया तो वापस से हम उसको कुछ घंटे के लिए ऑब्जर्व करेंगे, उसको सिखाएंगे, ब्रोंकोडायलेटर और स्टीरॉइड के ऊपर में घर भेज देंगे। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, तो फिर हमको अदर ड्रग्स ऐड करने पड़ेंगे। अब अदर ड्रग्स क्या है वो सब्सिक्वेंटली समझेंगे। अगर पुअर रिस्पॉन्स है, अभी भी वीजिंग सीवियर है, अभी भी उसको चेस्ट एंड्रॉइंग है, अभी भी बच्चे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है ऑक्सीजन निकालने के बाद, अभी भी अगर हम देखेंगे पल्सस पैराडॉक्सस इंप्रूव नहीं हुआ है, एक्सेसरी मसल्स अभी भी है, अभी भी बच्चा एजिटेटेड है, तो इसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दो। इसको हम बोलेंगे पुअर रिस्पॉन्स एट द एंड ऑफ 1 आवर, और ये पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करेंगे। अब आईसीयू में भी ये ट्रीटमेंट चालू रहेगा, है ना। और उसके अलावा हमको कुछ और एडिशनल ड्रग्स यूज़ करने वाले जो हम नॉन रिस्पॉन्स में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेशन भी लग जाता है, तो वेंटिलेशन की क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, क्या यूज़ करेंगे, वो भी सब्सिक्वेंटली समझेंगे। तो इस प्रकार से एट द एंड ऑफ 1 आवर हम पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे और उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अब जैसा हमने समझा था, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स अगर पार्शियल रिस्पॉन्स है और प्योर रिस्पॉन्स है तो हम कुछ और ड्रग्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर पुअर रिस्पॉन्स है तो आपको आईसीयू में पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो ये ड्रग ऐड करना है मतलब पहले वाले निकाल देना है कि नहीं, पहले वाले कंटिन्यू चलेंगे, जो हमने अभी तक के समझे थे वो सब चलता रहेगा। उसके एडिशन में आपको कुछ ड्रग डालना है, उसमें अमाइनोफाइलिन है। अब अडल्ट में अमाइनोफाइलिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन जब हम देखा है कि जब हम बच्चों में इसको यूज़ करते हैं तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं करता। तो अमाइनोफाइलिन का लोडिंग डोज है 5 mg पर kg बोलस फॉलोड बाय 0.9 mg पर kg पर आवर। तो ये कंटिन्यूस ड्रिप में देना है। बहुत बार हमको अमाइनोफाइलिन के लेवल चेक करते रहना पड़ता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है और वो डोज डिपेंडेंट है। तो अगर आप अच्छे से डोज कैलकुलेट करते हैं और सिरिंज पंप से कैलकुलेटेड करके आराम से डालते हैं और उसको देखते हैं तो साइड इफेक्ट के चांसेस कम है। अगर फीवर है या फिर साथ में आप टर्बुटेलिन दे रहे हैं या थियोफाइलिन दे रहे हैं तो ऐसे ऑलरेडी बच्चा थियोफाइलिन पे था तो आपको डोज को कम करना है और इसको जल्दी से जल्दी टेपर कर लेना है। अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स मिलता है तो इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, जल्दी से जल्दी टेपर कर देना।
दूसरा ड्रग है आईवी टर्बुटेलिन। इनिशियली हमने देखा था कि सबक्यूटेनियस टर्बुटेलिन दिया था, आईवी बोलस दे सकते हैं 10 माइक्रोग्राम पर केजी फॉलोड बाय 0.1 माइक्रोग्राम, बोलस है 10 माइक्रोग्राम पर केजी फॉलोड बाय 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट का आप इन्फ्यूजन उसको लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका डोज आप 0.1 से बढ़ा के 0.5 तक के जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। और अगर थियोफाइलिन भी बच्चे को चल रहा था तो आपको इसका डोज कम करना है। एक आईवी मैक्सल्फ है, बहुत सी यूनिट में इसको एज अ लास्ट रिसोर्ट यूज़ करते हैं और ये बहुत बार काम करता है, पेशेंट का इंट्यूबेशन बचा लेता है। तो इसमें कैसा देना है कि 50% जो 50% वाला एम्पूल आता है उसमें से 0.2 ml पर केजी को लेना है। 30 ml N/5 NS विथ 5% डेक्सट्रोज जो रहता है आप आइसोलेट पी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर इसको आप नॉर्मल सलाइन में भी देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको स्लोली देना है ओवर 30 मिनट। अगर बहुत रैपिडली गया तो एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर देगा और पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी, जो उनका एफर्ट है वो कम हो जाएगा। अब इनका अलग अलग एक्शन बताया गया। मैक्सल्फ वो बोलते हैं कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, एसिटिल कोलिन के रिलीज को कम करते हैं, साथ ही मसल को डायरेक्टली रिलैक्स करते हैं। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट बताए गए। इवन अमाइनोफाइलिन के उन्होंने अलग अलग रोल बताया है। अपार्ट फ्रॉम ब्रोंकोडाइलेटेशन वो बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ड्राइव को बढ़ाता है, जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है उसको करता है, अदर ड्रग्स को रिस्पॉन्स बढ़ाता है। मैक्सेल में उन्होंने बोला है कि हिस्टामिन रिलीज को भी कम करता है। तो ऐसे अलग अलग रोल उन्होंने बताया है और इसके कारण से इनका इफेक्ट आ सकता है। अब नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है क्या? एंटीबायोटिक्स का इंडिकेशन है अगर पेशेंट सिक है, टॉक्सिक लुक दिख रहा है, उसको फीवर है, या फिर एक्सरे में कोई पैच दिखता है, या सीबीसी आप भेज रहे तो उसमें टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ही एंटीबायोटिक्स का रोल है। रूटीनली एंटीबायोटिक नहीं देने के लिए बोला गया है। अब एंटी हिस्टामिनिक्स में उन्होंने एस्टिमिजोल और एजिलास्टिन, ये दो एंटी हिस्टामिनिक बताए जिसका सब रोल रह सकता है। इसके अलावा आपका कफ सायरप, वो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के लिए अलग अलग ड्रग्स आते हैं, वो सारी चीज़ों को कोई रोल बताया नहीं। कफ सायरप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, ऐसे कंडीशन में जब बच्चे को हम आईसीयू में एडमिट करते हैं, मदर से दूर रहने के कारण या फिर नया एटमॉस्फेयर के कारण आईवी फ्लूइड सारा लगा रहता है, बहुत बार उनके हाथ पैर को हमको टाई करके रखना करता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो उसको शांत करने के लिए जो ट्राइकोफॉस या फिर जो पेडिक्लोरिल नाम की ड्रग है उसका रोल इन्होंने बताया है। लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्चे में ये एक्सेसिव सिडेशन भी कर सकता है, इसलिए इसको पेरीफेरी में यूज़ नहीं करना है। अगर बच्चा आईसीयू में है तो ऐसे कंडीशन में इसको अंडर मॉनिटरिंग इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारा रोल है। अगर जहाँ तक पॉसिबल हो, मदर अवेलेबल है और आपका अगर आईसीयू मदर बेस्ड है, मदर के साथ में आप केयर दे सकते हैं, तो बच्चे को मदर के गोदी में देना है और उसके साथ में आपको सारी मेडिसिन देने हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है तो आप उसको पेडिक्लोरिल दे सकते हैं। अगर आईसीयू में आता है और इसके बावजूद पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हमको बच्चे को इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। अब अगर आपने सारी ट्रीटमेंट कर ली, एडिशन ऑफ ड्रग्स दे दिए, जो रेयरली यूज ड्रग्स है वो भी यूज़ कर ले, उसके बावजूद भी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कभी कभी अस्थमा के पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत से यूनिट में आपने देखा होगा कि अगर रेसिडेंट बोलता है कि सर ये अस्थमा का पेशेंट अच्छा नहीं है, इसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा, तो लेक्चरर एपी सब आ जाते हैं देखने के लिए कि कुछ और किया जा सकता है, क्योंकि एक बार पेशेंट इंट्यूबेट हो गया तो फिर चीज़ों को मैनेज करना और मुश्किल होते जाता है। तो क्या इंडिकेशन है कब हमको पेशेंट को इंट्यूबेट करना चाहिए? कि सारे ड्रग्स यूज़ करके हो गए लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, पेशेंट अभी ड्राउजी हो रहा है ना। जैसा हमने समझा था कि पेशेंट बैठ के कंफर्टेबल रहता है, बैठने के बावजूद भी उसका रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा चलते रहता है, लेकिन ये पेशेंट अभी बेहोश हो रहा है और लेट गया है ना, इसका सेंसोरियम डाउन हो गया है। अगर पेशेंट लेट गया अस्थमा का और अभी भी उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए, मतलब आपको एक चीज़ देख लेना चाहिए कि ये सीवियर इसमें जाके हाइपोक्सिक तो नहीं हो रहा और अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा। तीसरा, इसका आपने एबीजी किया तो उसमें PCO2 50 के ऊपर चला गया, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस और ऐसा लगता है कि अभी अरेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको इंट्यूबेट करना चाहिए। या फिर कभी कभी उसको साइनोसिस डेवलप हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इंट्यूबेट करना चाहिए। इंट्यूबेट करने से पहले कुछ चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। अभी इसमें जो हम सिडेशन, प्री मेडिकेशन सारी चीज़ें जो यूज़ करेंगे वो ऐसे यूज़ करेंगे कि जिसका रोल ब्रोंकोडाइलेटेशन में है।
तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन बढ़ा देना है, कोशिश करना है कि 100% ऑक्सीजन देके पेशेंट को आप थोड़ा सा ये करो। बहुत से यूनिट में हाई फ्लो नेजल कैनुला अवेलेबल रहता है, तो वो यूज़ किया जा सकता है इस चीज़ के लिए 100% ऑक्सीजन के साथ। दूसरा, उसको अगर कोई ओरल सिक्रीशंस है तो उसको कंट्रोल करना है। सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा है तो आप एट्रोपिन या ग्लाइकोपायरोलेट थोड़ा सा दे सकते हैं। बहुत बार पेशेंट को सीडेट करना पड़ता है। अब सीडेट करने के लिए कीटामिन का यूज़ किया जा सकता है। कीटामिन 2 तरीके से यूज़ होता है इसमें। पहला तो एक हम उसको सीडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक बार इंट्यूबेट हो जाए तो कंटिन्यूस थेरेपी है फॉर ब्रोंकोडायलेटेशन भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें कीटामिन देना है। कीटामिन का डोज 1 to 2 mg पर kg दे सकते हैं आप उसको सीडेशन के लिए। उसके अलावा आप उसको जब इंट्यूबेट करते हैं तो लार्जेस्ट एंडोट्रकेल ट्यूब देना है, जो उसका सबसे बड़ा साइज का आ रहा है, आपने कैलकुलेशन किया या फिर चार्ट देखा, उसमें जो सबसे बड़ा साइज है उससे इंट्यूबेट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलेशन में इश्यू आता है। तो बहुत बार पेरिट्यूबल अगर लीक है तो आप बहुत अच्छे से उसको वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अप्रोप्रिएट साइज का, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का आपको ईटी लेना है। उसके अलावा आपको उसको जब आप इंट्यूबेट किया और वेंटिलेटर पे डाले तो प्रेफरेबली वॉल्यूम कंट्रोल पे डालना है और 10 ml पर kg से वॉल्यूम सेट करना है। इसके अलावा आपको I/E रेशो ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये ब्रोंकोस्पाज्म है। ब्रोंकोस्पाज्म है तो ये ज़्यादा समय लेगा ड्रेन करने का। तो I/E रेशो जो हम नॉर्मली 1:2 रखते हैं उसको आप 1:3 या 1:4 ऐसा रखना है, ताकि उसको ज़्यादा समय मिले एक्सपीरेशन के टाइम पे लंग्स को एम्प्टी करने के लिए। तीसरा, इसमें आपको हाई इंस्पिरेटरी फ्लो को रखना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी के साथ में आपको पेशेंट को वेंटिलेट करना है। साथ ही इवन आपके पास अगर अवेलेबल है तो आपने जो इंस्पिरेटरी सर्किट है उसमें नेबुलाइजर डाल के बीटा 2 अगोनिस्ट उसको पेशेंट को देते रहना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना है। इसमें एक और कंसेप्ट है कि अगर लंग्स में आपको कोई निमोनिया और सारी चीज़ें नहीं देख रहे तो PEEP को आप नीचे रखिए। PEEP को आपको नीचे रखना है, क्योंकि जैसा हमने समझा था कि अस्थमा के पेशेंट में ऑटोपीप जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि एक बार हवा अंदर गई और वो बाहर आने में उसको दिक्कत हो रही है, तो अंदर में उसका प्रेशर बढ़ते रहेगा, जिसके कारण से जो PEEP है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगा और इसके कारण से ये पेशेंट को फिर ऑटोपीप जनरेट होता है और ऐसे कंडीशन में इसको वेंटिलेट करना और मुश्किल होता है। बहुत बार निमोथोरैक्स होने के भी, न्यूमोमीडियास्टिनम होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना है। इसमें आपको सिडेशन करके रखना है। सिडेशन के लिए भी आप कीटामिन इन्फ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको ब्रोंकोस्कोपी करके जो स्टक सिक्रीशंस है उसको सबको रिमूव करना पड़ता है, सलाइन वॉश देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को वेंटिलेट करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अब कीटामिन का जो रोल मैंने बोला था उसमें उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि इंट्यूबेशन के पहले तो हम दे ही रहे हैं, इसके अलावा आप उसको जो इंट्यूबेशन को सिडेशन कंटिन्यू करने के लिए भी कीटामिन का डोज कंटिन्यू कर सकते हैं। डोज है 1 to 2.5 mg पर kg पर आवर। तो आप उसको सिडेशन कर सकते हैं। ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, थोड़ा सा पेशेंट को एजिटेशन उसका कम कर देता है। ब्रोंकोडायलेटेशन तो करता ही है, लेकिन कभी कभी ये थोड़े से सिक्रीशंस बढ़ा सकता है, अरिथमिया को प्रोन कर सकता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना है। कभी कभी अडल्ट आईसीयू में वो लो डोज में जस्ट टू ब्रोंकोडायलेटेशन इफेक्ट के लिए भी कीटामिन का ड्रिप लगाते हैं। पीडियाट्रिक्स में अभी ये आया नहीं है, लेकिन बहुत लो डोज में 0.15 mg पर kg पर आवर से वो उसको कंटिन्यूस ड्रिप कीटामिन का देते हैं। तो ये सारी दे सकते हैं। इसके अलावा सब फेल हो जाए तो ECMO का ट्रायल दे सकते हैं, या फिर वो हीलियोक्स करके आता है जो टर्बुलेंस को कम करके ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाता है ऐसे। और एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है, इसमें हम देखेंगे हैलोथेन, आइसोक्लोरिन, ईथर, ये सारे चीज़ों का उन्होंने रोल बताया, पर ये कोई गाइडलाइंस में नहीं है। रिफ्रैक्टरी केसेस में पेशेंट जब कुछ नहीं कर पा रहे और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो रहे हैं तो एज अ लास्ट रिसॉर्ट ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब हमको पता है कि ECMO बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और अगर पेशेंट को आपको एनेस्थेटिक इनहेल गैसेस देनी है तो वो व्यवस्था भी आपके सेटअप में होनी चाहिए, तभी आप ये सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपको PCO2 को एक्सेप्ट करना है 45 के करीब। अगर समझो उसका pH थोड़ा सा एसिडिक भी है लेकिन PCO2 40-45 के करीब है, या फिर कभी कभी किसी केसेस में उन्होंने 50 तक के भी बोला है,
तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको बहुत ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। अगर पीएच ठीक ठाक मेंटेन है तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। फिर आपको PO2 को एक्सेप्ट करना है। जैसे आपका PCO2 फॉल होने लगा, समझ लेना कि उसका ब्रोंकोस्पाज्म है वो रिलीव होने लगा है। दैट्स अ गुड साइन अगर आपका PCO2 नीचे आ रहा है तो। इसके अलावा अगर उसका PCO2 45 के नीचे आने लगा है, उसका पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर जो है 35 के नीचे आ रहा है, तो आप उसमें उसको समझ सकते हैं कि ये पेशेंट अपना इम्प्रूव हो रहा है। आप उसको वीन करना शुरू कर सकते हैं। अब वीन करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल मोड है, आपको देखना है। और साथ में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो प्रेशर्स पहले जनरेट हो रहे थे सेम वॉल्यूम डिलीवर करने के लिए, वो धीरे 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 प्रेशर रिक्वायरमेंट कम होगा। वो चीज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है वॉल्यूम कंट्रोल में कि उसको जो PIP पहले लग रहा था अभी कितना लग रहा है। तो हमको दिखेगा कि उसका रिक्वायरमेंट कम हो रहा है तो वो मतलब इम्प्रूवमेंट पे है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसका जो वेंटिलेटर के कंट्रोल मोड से आप सपोर्ट मोड पे डाल सकते हैं, सपोर्ट को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। और विदाउट सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट जब नहीं लग रहा है और पेशेंट आप ऑस्कल्टेशन में देख रहे कि एयर एंट्री भी अच्छी है, PO2 मेंटेन है, PaCO2 मेंटेन है, तो ऐसे कंडीशन में आपने पेशेंट को वीन करके एक्सटुबेट करने का प्लान करना चाहिए। अब एक्सटुबेट करने के बाद आपको उसको कुछ दिन ट्रेन करना है कि घर में नेबुलाइजेशन कैसे करना है, मॉनिटर करना है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कैसे देखना है, डेंजर साइंस कैसे है, प्रॉपरली इन्हेलर्स कैसे लेने हैं और नेक्स्ट टाइम कब रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आप उसको ICU से वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। वार्ड में ट्रेनिंग कंटिन्यू करके आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो स्टेटस अस्थमाटिकस के पेशेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी यूनिट टू यूनिट डिफरेंट रह सकती है। जो स्ट्रैटेजी आपकी यूनिट में यूज़ होती है उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।